जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.10 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो मेन फोकस होता है कम से कम चीज़ों को हाईलाइट करना, कम से कम चीज़ों को पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन। देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने लॉन्च किया है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ न्यूज़ में है। ये जो MIDH जो मिशन है ये क्या चीज़ है, इसके अंदर में कौन कौन सा मिशन है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर के बारे में देखेंगे किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है GDP को, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसके कंस्ट्रेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है डेवलपमेंट में और फिर वे फॉरवर्ड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली है क्या? ठीक है, ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और इस स्कीम के तहत 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को फोकस किया जाएगा और इसके अंदर में 10 लाख फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली स्कीम के बारे में था, डेफिनेशन था। तो देखिए, जो नया नया स्कीम्स है ना उसके बारे में सक्सेस रेट UPSC पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आप उसको अगर अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करोगे तो आपको हेल्प हो जाएगा। और आंसर्स में अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको स्कीम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज पता होना नहीं चाहिए, बस आपको हल्का सा उसका डेफिनेशन, उसका फोकस, उसका ऑब्जेक्टिव ये पता रहेगा तो आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मिशन में। मिशन क्या है बेसिकली? MIDH ये पुराना वाला है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए जो भी चीजें करना पड़ेगा वो इस मिशन में ही किया जाएगा। देखिए, UPSC क्वेश्चन को से पूछता है, अगर आपको पूछ देगा मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कितना सक्सीड किया है, कितना सक्सेसफुल हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये MIDH कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हो कि MIDH के लॉन्च होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं हॉर्टिकल्चर वाले सेक्टर में, या फिर आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर कितना डेवलप किया है, वो लिख दो आप, अगर आपको याद नहीं है एग्जैक्टली MIDH क्या काम किया। तो इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। देखिए, MIDH जो स्कीम है ये 2014-15 में इसको लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था और इसके अंडर में बहुत सारे सब स्कीम्स है। देखिए यहाँ पर इतने सारे सब स्कीम्स है। देखिए, इसमें नेशनल बम्बू मिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर एक अलग सा टॉपिक बन सकता है। तो कभी अगर विजन आइज का मैगजीन में इसके ऊपर कुछ देगा तो मैं इसको बता दूंगा, और नहीं देगा तो आप इसको दृष्टि IAS या फिर किसी से भी आप इसको जरूर पढ़ के इसके ऊपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये सब में से सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको इसका नाम याद रहता है सबका तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टडीज अंडर मिशन, बेसिकली ये सारा का सारा बहुत ही कॉमन चीजें हैं हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए। सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे हर एक एग्रीकल्चरल वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता, इसको याद करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डेटा है, इतना हम लोग को याद रहेगा नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। मूविंग अहेड, यहाँ देखिए चमन, ये एक प्रोग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए 2014 में ये वाले प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ये तो बेसिकली जो चीज दी हुई थी हम लोग उसको डिस्कस किए, लेकिन हम लोग को हमने देखा है जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग को इंट्रो, बॉडी और फॉर्मेट में हम लोग को डिस्कस करना है। इंट्रो, बॉडी और फॉर्मेट में हम लोगों को आंसर्स लिखना है और इंट्रो, बॉडी और फॉर्मेट में हम लोग को नोट्स भी बनाना है, ठीक है, ताकि हम लोग को आदत बन जाए इस तरीके से लिखने का और UPSC का एग्जाम में हम लोग को दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर 13% ऑफ द ग्लोबल production of fruits and 21% of the vegetables is produced by India. India is the second largest producer of horticulture मतलब fruits and vegetables after China, ठीक है। तो ये हम लोग इंट्रो में लिख सकते हैं, बेशक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है यहाँ पर क्रॉस किए हैं। जो भी आपका नॉर्मल जो एग्रीकल्चरल होता है, फूड ग्रेन्स जो होता है, जो आपका चावल, धान, गेहूँ ये सब होता है, उसको यहाँ पर हम लोग जो हॉर्टिकल्चर है मतलब आपका जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको एक्सीड कर दिया, पार कर दिया। पहले नीचे था, ठीक है, यहाँ पार किया मतलब 2009, 10, 11 के आसपास पार किया। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये सनराइज सेक्टर है क्योंकि इससे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा लिवलीहुड सिक्योरिटी आ रही है। पहले जो लोग किसान जो है सिर्फ चावल और गेहूं पे डिपेंडेंट थे, अभी वो लोग वेजिटेबल उगाते हैं और फ्रूट्स भी उगाते हैं। मतलब खेत के चारों कोना में 4 ठो आम गाछ लगा दिए तो फिर वहां से फल आना चालू कर दिया। तो इस तरीके से ये सनराइज सेक्टर है, हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए डेटा दिया हुआ 37% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया, ठीक है। 37% मतलब अगर 100 kg हम लोग खाना
निर्यात करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से 37% जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। और 18% ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी डेटा है। आप ये या फिर ये कोई भी एक को आप इंट्रो में लिख सकते हो, ठीक है। आउट स्पेस द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सिंस 12-13, मैंने बताया इसे 12-13 को यहाँ पर आउटपेस्ट कर दिया, मतलब आउटपेस्ट मतलब पीछे कर देना, ठीक है, पीछे कर दिया। ऑलराइट, इंक्रीज फ्रॉम 8.8 टन्स पर हेक्टेयर इन 2001 टू 12.3 टन्स पर हेक्टेयर इन 2018। इसका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर गया है, ठीक है, फूड ग्रेन के कंपेयर में। ऑलराइट, और देखिए फूड ग्रेन का जो प्रोडक्टिविटी है कितना 1.7 टन्स है, 2.3 टन्स हुआ है 2001 से 2018 तक में, लेकिन ये आपका 8.8 से 12.3 टन पर हेक्टेयर हो गया है। तो कितना अच्छा ये इसका प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। राइज इन डिमांड हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। और यहाँ पर एक चीज दिया, रियलाइजेशन ऑफ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं केला वगैरह, केला का शेक पीते हैं हम लोग, अनार का जूस पीते हैं हम लोग, तो जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है रिलेटिव टू अदर फूड ग्रेन्स, ठीक है, चावल गेहूं से रिलेटिव में। तो ये रियलाइजेशन हो गया, इस कारण भी हम लोग का डिमांड बढ़ रहा है। तो कितना हो गया, 1 2 3, ये तीन आपका क्या हो गया ना, ये आपका सिग्निफिकेंस कह सकते हैं या फिर डेवलपमेंट कह सकते हैं, किस तरीके से MIDS हम लोग का काम किया और किस तरीके से हम लोग डेवलप किए हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो कोई एग्जांपल नहीं है, तो कम से कम 5 आप लिख सकते हो किस तरीके से हॉर्टिकल्चर डेवलप किया है, ठीक है। कंस्ट्रेंट इन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, लो यील्ड पर हेक्टेयर। ऑब्वियसली आप यहाँ देखोगे कि 12.3 टन्स पर हेक्टेयर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत कम है। तो लो यील्ड पर हेक्टेयर हम लोग ये है, इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ये सारे पॉइंट्स एकदम कॉमन पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, जो आपको अगर डेटा याद नहीं है तो बहुत ही जनरल पॉइंट हो जाएगा ये। अगर आपको डेटा याद है तो आप लिख सकते हो। ह्यूज वेस्टेज, देखिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, 30 to 40% इज वेस्टेड बिफोर कंजप्शन। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजर जो हम लोग देखे थे पिछले महीने का मैगजीन में कि फर्टिलाइजर कितना महंगा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं फार्मर्स, और बार्गेनिंग पावर बहुत कम होता है फार्मर्स का, क्योंकि बहुत कम एरिया में वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और रिपीटेड प्राइस शॉक्स, हमेशा प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। लिमिटेड सपोर्ट बाय गवर्नमेंट जो एमएसपी में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कवर नहीं करती है, ठीक है। 23 कमोडिटी को कवर करती है, उसमें से फूड ग्रेन्स है, पल्सेस है, लेकिन हॉर्टिकल्चर को कवर नहीं करती। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर नॉट कवर्ड अंडर एमएसपी, ठीक है। कंस्ट्रेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, स्टिफ कंपटीशन ऑफ ग्लोबल मार्केट, ये तो हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली। लैक ऑफ ब्रांड स्टेटस, हम लोग का उतना ब्रांड भी नहीं कि हाँ भाई यहाँ का जो आम है बहुत फेमस है, ऐसा कुछ ब्रांड नहीं है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई बहुत फेमस है। देखिए सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, पिछले वाले टॉपिक में हम लोग देखा था कि सैनिटरी जो है प्लांट से जो भी प्रोडक्ट बनता है, और फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो है उल्टा मैंने बोल दिया, सैनिटरी जो है एनिमल से, फाइटो सैनिटरी मतलब प्लांट से जो भी प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो मेजर है ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कंट्रीज यूज करती है फूड का क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं कि बहुत ही कड़ा नियम है, जिसमें बहुत कम फूड्स पास कर सकते हैं, और इसके कारण भी हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ये भी एक तरीके का एक अड़चन है, एक तरह का चैलेंज है, ठीक है। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड में हम जानते हैं जितने भी यहाँ पर चैलेंजेस है उसको उल्टा करके लिखना है आपको, ठीक है। और भी अब बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हम लोग को मिल गए हैं। एग्रीकल्चर का जब मैं अगले महीना जब आंसर लिखूंगा तो आप देखिएगा मैं कितने सारे उसमें कॉमन पॉइंट्स डालता हूँ। आप देखिएगा मुझे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिल गए हैं। पिछले महीने में बहुत सारे 3 टॉपिक आया था शायद एग्रीकल्चर में, इस महीने में भी 3 टॉपिक आया, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल गए। तो आने वाले 2 साल में कितने पॉइंट मिलेंगे, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नीड्स टू बी वाइडेंड, लोकेशन स्पेसिफिक रिसर्च, जैसे मान लीजिए कि जैसे मालदा आम हमारे तरफ मालदा आम फेमस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को मालदा आम के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आप दिल्ली में बैठ के रिसर्च कीजिएगा ओवरऑल जनरल चीजों के लिए तो उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा मालदा आम के लिए, ठीक है। वाइडनिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो है नॉर्मल चीजें हैं कि हम लोग को प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को वाइडन करना पड़ेगा, गांव में प्रोसेसिंग हब बनाना पड़ेगा, उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, माइक्रो फाइनेंस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग स्टोरेज बना सके, कोल्ड स्टोरेज बना सके, और
प्रोसेस कर सके लोकल लेवल में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, इस पर सब कॉमन पॉइंट्स है, बस अच्छी चीजें लिखनी है आपको यहाँ पर वेब फ्रॉड में। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में कॉटन कल्टीवेशन के ऊपर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।